बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं असद रज़ा और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम सेकेंड ईयर। आज का टॉपिक बहुत अहम है, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बताता चलूं कि प्यारे बच्चों, वक्त की रफ़्तार को समझिए, वक्त की कदर कीजिए, क्योंकि जब ये वक्त हाथ से निकल जाता है तो इंसान सिवाय पछतावे के कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए वक्त के साथ चलना सीखें, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि वक्त से 2 कदम आगे रहें, ताकि अगर कभी ठोकर लगे भी ज़िंदगी में आपको तो आप दोबारा से वक्त के साथ मिल जाएं। तो खैर, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तवज्जो से पढ़िएगा। लिमिट्स, कॉन्टीन्यूटी से पहले जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो है फंक्शंस। और जो फंक्शंस का टॉपिक है वो कैलकुलस की बेस है, यानी कि आपकी कैलकुलस को अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो उसके लिए ज़रूरी चीज़ है कि हमें फंक्शंस का इल्म होना चाहिए। बहुत से बच्चे हैं कि जो अक्सर हमें बताते हैं कि सर हमें फंक्शंस की समझ नहीं आती, उनकी डोमेन एंड रेंज की समझ नहीं आती, उसकी डिफरेंट टाइप्स का नहीं पता चलता, पहचान नहीं कर पाते हैं, तो कैसे पता चलेगा। तो आज के इस लेक्चर में आपको फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज और उनकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में बिल्कुल आसान तरीके से गाइड किया जाएगा। बस आप ये लेक्चर जो है मेरा तवज्जो से सुन लें, इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लेट्स स्टार्ट फंक्शंस। बच्चों, जो फंक्शन है हमारे पास, अगर उसको बिल्कुल मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो फंक्शन एक ऐसा उसूल है, एक ऐसा रूल है, कोरिस्पोंडेंस है कि जिसमें हम 2 सेट्स को एसोसिएट करते हैं। यानी कि यूँ कह लें कि किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट्स को किसी दूसरे सेट के किसी एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट कराना। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने 2 सेट लिखता हूँ और एक सेट लिखा मैंने बी। अब मैं ए से बी एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो खैर वो दूसरी बहस तो एक तरफ कि हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे और फिर उसके बाद इनके बाइनरी रिलेशंस बनाएंगे, फिर उनकी डोमेन और रेंज चेक करेंगे। मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल इन शॉर्ट पे आपको बताने लगा हूँ कि देखें 1 की कॉरेस्पॉन्डेंस बन गई 4 के साथ, 2 की कॉरेस्पॉन्डेंस बन गई 5 के साथ, 3 की किसी एक के साथ बना लें, 4 के साथ बना लें या 5 के साथ ही मैं बना देता हूँ। तो अब ये देखें कि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर गए हैं। यानी 1 की एसोसिएशन है 4 के साथ, 2 की एसोसिएशन है 5 के साथ और 3 की एसोसिएशन भी 5 के साथ है। यानी कि ऐसा नहीं है कि 3 जो है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएट हुआ। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से ये भी कर दूँ तो अब ये फंक्शन नहीं रहा है, क्योंकि सेट ए का एक एलिमेंट ऐसा है कि जिसकी जो एसोसिएशन है वो एक एलिमेंट के साथ नहीं है बल्कि 2 के साथ हो गई है। इसको हम ये कहते हैं कि जो किसी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जो एसोसिएशन होती है उस नंबर को हम कहते हैं इमेज। यानी 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज भी क्या है 5 और दूसरा 3 का इमेज क्या आ गया है 4। अगर ए के हर एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक इमेज हो, सिर्फ और सिर्फ एक, तो वो फंक्शन होगा। अगर एक से ज़्यादा इमेजेस हैं किसी के तो वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन एक रूल है, एक कोरिस्पोंडेंस है, एक एसोसिएशन कह लें, एक ऐसा ज़ाब्ता है, एक ऐसा उसूल है कि जिसकी मदद से किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट्स को दूसरे सेट के तमाम यूनिक एलिमेंट के साथ हम क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं। तो ये थी एक सिंपल सी डेफिनेशन किसकी, फंक्शन की। सबसे पहले फंक्शंस को लेबनीज़ ने और दूसरी जगह पे सर न्यूटन ने इंडिपेंडेंटली डिफ़ाइन किया था। यानी जो कैलकुलस की बुनियाद है इन 2 बंदों ने अपने अपने बिहाफ पे इंडिपेंडेंटली रखी थी। और फंक्शन के लिए एक नोटेशन हमें दी थी आइलर ने। आइलर एक बहुत मशहूर मैथमेटिशियन है। वो कहते हैं कि फंक्शन को आप इस तरह लिखें, y = f(x). अब y यहाँ पे हमारे पास होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और जो x इसमें हम यूज़ कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी फंक्शंस में 2 वेरिएबल हमारे पास इन्वॉल्व हैं इस फंक्शन में। एक को हम कहते हैं डिपेंडेंट और दूसरे को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट। और इसको रीड ऐसे करते हैं, y इज़ अ फंक्शन ऑफ f(x). y = f(x) का मतलब है y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, x हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि x की वैल्यू चेंज करने से y की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, चेंज। फंक्शंस को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, बहुत ईजी है। फंक्शन को अगर हम सादा ज़ुबान में लें तो समझ लें कि फ़ंक्शन एक मशीन है। फंक्शन एक मशीन है कि मशीन का काम क्या है कि आप मशीन को कोई ना कोई इनपुट देंगे, वो प्रोसेसिंग करेगी और उसके बाद आपको आउटपुट रिटर्न कर देगी।
तो इस मिसाल से आपको बात ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ये देखें, ये एक फंक्शन है आपके पास, ये एक मशीन की तरह काम करेगा। इधर से आप इनपुट देंगे, फंक्शन उस पर प्रोसेसिंग करेगा और जो वो रिटर्न करेगा आपको वो होगी आपकी आउटपुट। और इसको अगर हम मैथमेटिकल वे में मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो जो इनपुट आप देंगे फंक्शन को और उस जिस इनपुट पे आपका फंक्शन ऑपरेट करेगा, यानी जिस वैल्यू पर आपकी मशीन चल जाएगी, वर्किंग करेगी, वो आपकी डोमेन होगी। और जिस वैल्यू पे, जिस इनपुट पे आपकी मशीन में एरर आ जाए, मशीन वर्किंग ना करे, वो नंबर आपके डोमेन में शामिल नहीं होगा। और इनपुट की वैल्यूज़ को यूज़ करने के बाद जो मशीन आपको रिटर्न करेगी वो आपकी आउटपुट जो होगी वो बेसिकली क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। वो उन तमाम वैल्यूज़ का हम इकट्ठा करेंगे एक सेट में, तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो है रेंज ऑफ द फंक्शन बन जाएगा, वो वाला सेट। अब इस मिसाल को मैं आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखें, एक छोटी सी मिसाल है आपके सामने कि हमारे पास घरेलू सिलाई मशीन की मिसाल ले लें आप। अब उस घरेलू जो मशीन है सिलाई वाली, उसमें हम लोग जो बारीक कपड़े हैं वो सिलाई कर सकते हैं, मसलन जैसे कॉटन वगैरह है, वाशन वेयर है, इस तरह के कपड़े आप सिलाई कर सकते हैं आसानी से। तो अब आपकी वो जो मशीन है वो इन कपड़ों पे ऑपरेट हो रही है, तो ये सारी चीज़ें इसकी इनपुट हैं। लेकिन अगर आप ये चाहें कि आप उसके अंदर एक लेदर की जैकेट सिलाई कर लें तो वो सिलाई नहीं होगी, मशीन नहीं चलती, उस पर सुई वगैरह टूट जाएगी, कोई ना कोई एरर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो जो लेदर है वो इसकी इनपुट में शामिल नहीं है, यानी कि डोमेन में शामिल नहीं है। उस मशीन की इनपुट यानी कि डोमेन हमारे पास क्या है, उसके सेट अगर हम बनाएं, एक सिलाई मशीन का एक डोमेन सेट अगर हम बनाना चाहें तो वो क्या होगा, कॉटन को सिलाई कर सकती है वो तो कॉटन आ जाएगा, उसमें वाशन वेयर है, उसके अलावा लीलन है एंड सो ऑन, कितने ज़्यादा उसमें जो भी चीज़ें वो सिलाई कर सकती है वो डोमेन है। जिसमें वो वर्किंग नहीं करेगी ना, वो डोमेन में शामिल नहीं है। और वर्किंग के बाद वो जो आपको रिज़ल्ट दे रही है, रिजल्टेंट दे रही है, आपका जो आउटपुट आपको मिल रही है, मतलब उसने शर्ट सिलाई कर दी है, उसने पैंट सिलाई कर दी है, कमीज़ सिलाई कर ली है आपने उससे, तो ये सारी उसकी आउटपुट्स हैं, वो सारे उसके क्या हैं, रेंज है उसके साथ। एक और मिसाल अगर आपके सामने हम रखते हैं, डिफरेंट मिसाल आप अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं कि जहाँ पर भी एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंड कर रही हो, उनके दरमियान कोई ना कोई फंक्शन जो है वो ज़रूर कायम होता है, कोरेस्पोंडेंस होती है उनके दरमियान। और दूसरी बात ये है कि आप इनपुट देते हैं और उसी कोरेस्पोंडेंस के अकॉर्डिंग ही आपको आउटपुट मिलती है। मसलन एक जूसर मशीन हर घर में होती है, अब उसकी भी इनपुट्स हैं। आप जूसर मशीन के अंदर आप गन्ने का जूस बनाने से तो रहे, अब आपने अगर जूसर मशीन के अंदर जूस बनाना है तो आप केले का शेक बना सकते हैं, मैंगो का बना सकते हैं, एप्पल एंड सो ऑन। तो वो जिन चीज़ों का शेक बना सकती है वो मशीन, वो आपके पास डोमेन है, और जिनका वो नहीं बना सकती है वो उसके डोमेन सेट में शामिल नहीं होंगे। तो ये तो थी हमारी फिजिकल वर्ल्ड की एग्जांपल्स। अब ज़रा मैथमेटिकल वे में मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें मिसाल के तौर पर, अब जो हमारे पास मैथ्स की मशीन्स होती हैं ना, यानी जो मैथ्स के फंक्शन होते हैं, वो कहाँ पर वर्किंग नहीं करते, यानी उनमें कहाँ पे एरर आ जाता है। सेकेंड ईयर के लेवल पे अगर है कि हम बात करें, हायर क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इस वक्त, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 तरह के केसेस हमें ज़्यादा देखने पड़ते हैं। उनमें से मैं 2 डिस्कस करता हूँ आपके साथ। देखें, अगर आपके साथ जो मशीन आपको गिवन है वो कोशेंट में है, यानी बट्टे की सूरत में है, जैसे कि मैंने ये लिखा है x+1/x-1, ये एक फंक्शन मैंने दे दिया आपको। ये एक मशीन है आपकी, ये एक फंक्शन है जिस पे आप वर्किंग करना चाह रहे हैं। अब आपने चेक करना है कि इसकी डोमेन में कौन सा नंबर शामिल है और कौन सा शामिल नहीं है। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैथ्स में 2 चीज़ें अभी तक ऐसी हैं, मैं सेकेंड ईयर के लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं दोबारा ये बात दोहरा दूँ कि बट्टे के नीचे अगर 0 आ जाए तो आपके पास उसका आंसर नहीं है, वो अनडिफाइंड होता है, कोई डेफिनेट उसकी वैल्यू नहीं है, डिफाइंड वैल्यू आपके पास नहीं होती है। यानी कि कोई भी मशीन आपके पास आएगी, अगर उसके बाद बट्टे के नीचे 0 आ रहा होगा तो समझ लें कि वो नंबर उसकी डोमेन में शामिल नहीं है। और दूसरी बात, स्क्वायर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए, क्योंकि माइनस को वैसे तो हम आयोटा लिख लेते हैं, वो सिर्फ आइलैंड एक नोटेशन बताइए हमें, लेकिन वो उसकी डिफाइंड वैल्यू नहीं है, वो एक सिंबल है सिर्फ। तो आपने इन 2 चीज़ों से बचना है फ़िलहाल एट द स्पॉट, कि बट्टे के नीचे 0 नहीं आना चाहिए, जज़र के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। जिस वैल्यू से बट्टे के नीचे 0 आ जाए या जज़र के अंदर माइनस आ जाए, वो वाली वैल्यूज़ डोमेन में शामिल नहीं होंगी। बाकी जितनी रियल लाइन में से नंबर बच जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, आपकी सेट ऑफ डोमेन में चले जाएंगे। देखें, ये होती है हमारे पास एक रियल लाइन जिसमें सेंटर में होता है 0, फिर 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन।
अब जो हमने सेट कंसीडर किया है फंक्शन, सॉरी, उसकी बात करते हैं। अब देखें ये फंक्शन है, तो पहली चीज़ तो ये, जब भी आपके पास कोई फंक्शन है तो ये देखा करें फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये फंक्शन किस टाइप का है। तो देखें ये एक कोशेंट फंक्शन है, कोशेंट है ये रैशनल जिसको फंक्शन हम कहते हैं, जिसके बटे के ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी हो। अगले लेक्चर में जब हम फंक्शन की टाइप्स पे बात करेंगे तो उसमें मैं डिफ़ाइन करूँगा ये भी। तो अब ये कोशेंट है, बटे में है, तो मतलब इधर ख़तरा है हमारे पास कि यहाँ पे ज़ीरो बन सकता है। तो जिस वैल्यू से यहाँ पे ज़ीरो बनेगा वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। वैसे तो बड़ा सिंपल है, आपको नज़र आ रहा है कि एक्स की जगह पे क्या होगा कि ज़ीरो हो जाए, तो उसका आंसर है 1, क्योंकि अगर आप एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। बटे के नीचे 0 आ गया, मतलब ये 1 पे जाके क्या दे रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है। यानी आप 1 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू डिफाइंड नहीं आएगी, लेकिन इसको मैथमेटिकली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी x - 1 को नॉट इक्वल टू 0 रखें, तो 1 माइनस है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +1। तो यानी हमें यहाँ से पता चला कि आपका जो ये फंक्शन है उसकी डोमेन में क्या शामिल नहीं है, 1 शामिल नहीं है, कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 पे आके अनडिफाइन हो जाता है। तो ये दो रास्ते थे डोमेन निकालने के। एक तो ये कि भाई आप अगर आप सामने से देख सकते हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस है कि आप उसको देख के जज कर सकते हैं कि 1 पुट करने से 0 होता है, तो आप डायरेक्टली लिख दें कि इसकी जो डोमेन है हमारे पास वो क्या है जी, सेट ऑफ रियल नंबर -1। ये जो R मैंने लिखा है ये सेट ऑफ रियल नंबर को शो करता है, पूरी रियल लाइन, उसमें से माइनस क्या करना है, 1। यानी 1 के अलावा सारे नंबर्स पे ये डिफाइन है, सिर्फ किस पे अनडिफाइन है, 1 पे। तो 1 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, इसलिए हमने माइनस के बाद उसको लिख दिया। ठीक है जी। अब दूसरा रास्ता ये है कि आप x - 1 को नॉट इक्वल टू 0 रख के देख लें। जब आप नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का आंसर हमारे पास क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 1। तो यानी कि x 1 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो सकता है। तो ये हो जाएगी इस फंक्शन की डोमेन। अब एक और मैं फंक्शन आपके सामने लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये फंक्शन है, ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस, कि जिसमें जो वेरिएबल की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, जिसको आम अल्फाज में हम ये कहते हैं कि इनकी पावर होल नंबर हो। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। और मैं बिल्कुल डायरेक्टली आपको एक बात बता दूं कि जितने पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं उनकी डोमेन रियल लाइन है। पता क्यों? क्योंकि मैंने आपसे ये बात कही थी कि जब भी आपने डोमेन और रेंज की बात करनी है तो सबसे पहले आपने देखना है कि इन दोनों केसेस में से कोई केस यहाँ पे नहीं बन रहा। तो देखें ये फ्रैक्शनल यानी बटे के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो उसमें तो बटे के नीचे 1 है, वो तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वेरिएबल होगा तो हमने वेरिएबल की वैल्यूज़ के लिहाज से बात करनी है। तो इसके बटे के नीचे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो ये 0 कैसे होगा? तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं है। दूसरी चीज़ जिससे हमने बचना है वो ये है कि जजर के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई जजर ही नहीं है कि जिसके लिए हम प्रिकॉशन लें कि यहाँ पे माइनस ना आए। ये तो बिल्कुल सीधा से एक फंक्शन है, जो मर्जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें इस पूरी रियल लाइन में से, आपके पास उसका कोई ना कोई डेफिनेट आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जितने पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे उनकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। और ये नोट लिख लें आप अपनी कॉपी पे, रजिस्टर पे या बुक पे हेडिंग बना के स्टार लगा के साथ लिखें नोट कि डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस इज सेट ऑफ रियल नंबर। हमेशा इनकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगी। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। अब एक एग्जांपल और करते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ फंक्शन, लिख लें आप चलें सिंपल से एक फंक्शन ले लेते हैं कि आपके पास फंक्शन कैसा है कि स्क्वायर रूट है x - 3 का। अब इस बात को समझते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था कि बटे के नीचे 0 ना बने, जजर के अंदर माइनस ना बने, तो बटे वाली कंडीशन थी अपनी, इससे हम बच गए हैं। इस चीज़ को चेक करते हैं। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है आपके पास उसको आपने देखना है कि आप x की हर वो वैल्यू रख सकते हैं जिस पर इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव, सिवाय उन वैल्यूज़ के जहाँ पे ये स्क्वायर रूट आंसर क्या देगा, नेगेटिव। वो नहीं लिख सकते आप। आगे देखें ये मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर है, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ 0 से। 0 यहाँ पे पुट करें आप, 0 पुट करेंगे तो 0 - 3 का स्क्वायर रूट आंसर -√3, मतलब डोमेन में 0 शामिल नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया है, नेगेटिव। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं डोमेन पे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रेंज पे भी बात करेंगे। फिर 1 पुट करके देख लेते हैं। हमने 1 पुट किया, आंसर फिर -2 आ गया, मतलब 1 भी शामिल नहीं है। 2 पुट करके देखें, 2 - 3 किया, -1 आ गया, मतलब 2 भी नहीं पुट कर सकते। 3 पुट करके देखें तो 3 - 3 किया तो आंसर आया स्क्वायर रूट ऑफ 0, और 0 का स्क्वायर रूट तो 0 होता है, ये डिफाइन है, 0 एक डिफाइंड नंबर है, तो इसका मतलब 3 डोमेन में शामिल है। इसी तरह जब आप 4 पुट करेंगे यहाँ पे
तो 4 - 3 करेंगे 1, 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है 1, यानी पॉजिटिव आंसर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप 3 से आगे मूव करेंगे तो सारे आंसर क्या आना शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव, मतलब ये 3 से ऑनवर्ड आपके डोमेन में सारे नंबर शामिल हैं। अब 0 से आगे तो आपने चेक कर लिए, अब ज़रा पीछे भी चेक करके देख लेते हैं। -1 पुट करें यहाँ पे, ठीक है -1 कर लेते हैं। -1 - 3 आंसर क्या आ गया नेगेटिव। तो इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ, जितने भी आप नेगेटिव नंबर यहाँ पे रखेंगे तो माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन कौन सा आता है माइनस का। तो इसका मतलब है कि 0 से लेके पीछे यानी 3 से पीछे आप कह लें, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू आ जाए। तो मतलब हमारी जो डोमेन है वो शुरू कहाँ से होगी 3 से ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो आप इसकी डोमेन क्या लिख लेंगे सिंपली, डोमेन इज इक्वल टू 3 to इन्फिनिटी। अच्छा यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जो ये ब्रैकेट हम लगाते हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल है, और ये जो राउंड ब्रैकेट होती हैं ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल को इस तरह भी हम लिख लेते हैं उल्टी ब्रैकेट्स लगा के। और जो हम सेट की नोटेशन लगाते हैं इन तीनों में फ़र्क है। ये जो सेट की नोटेशन है इसका मतलब होता है कि ये देखें फिक्स एलिमेंट्स 1 और 2, लेकिन जब आप इंटरवल में लिखते हैं ना 1 और 2, अब इस 1 और 2 का मतलब है कि 1 से लेकर 2 तक सारे के सारे नंबर हैं, मतलब 1 और 2 के दरमियान हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, और वो भी रैशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं कुछ, लेकिन रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट है यहाँ पे। लेकिन इस बात का मतलब ये है कि इसमें 1 भी इंक्लूड नहीं है, 2 भी इंक्लूड नहीं है। इस बात का मतलब है कि 1 से लेकर 2 तक सारे के सारे नंबर्स 1 भी इंक्लूड है और 2 भी इंक्लूड है, जबकि इस बात का मतलब ये था कि सिर्फ 1 और सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स, यानी सिर्फ 1 और 2, ना इनके दरमियान ना इनके आगे ना पीछे। तो ये मतलब था यहाँ पे। एक तरीका तो डोमेन निकालने का मैंने आपको ये बताया कि आप वैल्यूज पुट करके चेक कर लें। दूसरा तरीका मैंने आपसे ये कहा था कि इसके स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, यानी x - 3 जो है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 0 से ये बड़ा होना चाहिए। लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। तो 3 तो नेगेटिव है, उधर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखें ये डोमेन आ गई x इज़ ग्रेटर दैन 3, बल्कि साथ इक्वल टू का भी साइन लगा लें, क्योंकि जज़र के अंदर 0 आ सकता है, सॉरी 0 से छोटा नंबर नहीं आना चाहिए, तो इक्वल टू भी साथ ही आएगा। तो x इज शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3, तो इसलिए मैंने इसकी डोमेन ये लिखी है कि देखें 3 और 3 से ग्रेटर सारे नंबर इन्फिनिटी की तरफ। तो ये था फ़िलहाल बेसिक इसका लेक्चर आज के टॉपिक के हवाले से। इंशाल्लाह अगले ही लेक्चर में हम लोग डोमेन को भी मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे और बाकी बात करेंगे हम रेंज पर। तो अगले लेक्चर पर डोमेन और रेंज को मज़ीद मैं एक्सप्लेन करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह आपके सवालों का सेटिस्फाइड आंसर हम आपको देंगे। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।